हेलो दोस्तों, स्टडी ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नए तथ्य के साथ आप लोगों के साथ जुड़ते हैं जो कि कालीबंगा के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर हम लोग जानेंगे कि ये सभ्यता प्रकृति के में किस प्रकार से आई, इस सभ्यता के अंदर क्या क्या खोजें हुई, ये सभ्यता किस नदी के किनारे बसी, यहाँ पे किस प्रकार के धार्मिक लोग रहे, किस प्रकार की धार्मिक आस्थाएं उनकी थीं, लोक परलोक में किस प्रकार से वो विश्वास करते थे, और यहाँ पे जो अग्निकुंड अग्निवेदियाँ देखने के लिए मिली उसके बारे में चर्चा करेंगे। और लास्ट में वीडियो के कुछ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट भी ऐड किए जाएंगे जो कि हर एग्ज़ाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो अब बिना टाइम गंवाए हुए इस फैक्ट के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यह एक प्राचीन रहस्य है जो आज भी हमें पुकारता है, मतलब आज के समय में भी यहाँ से हमके कई सारी चीज़ें जानने के लिए मिलती हैं। ये घाघरा नदी के किनारे बसी नगर हड़प्पा सभ्यता के रोचक स्थलों में से एक है। उन्नत नगर योजना, कृषि, धार्मिक विश्वास जैसी अद्भुत झलक यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेंगे। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये देखेंगे हम यहाँ पे कि जो साक्ष्य हमको मिले, हल से जोती गई भूमि के प्रमाण हमको मिले, अग्निकुंड अग्निवेदी मिली जो कि लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बड़े बड़े लेवल के एग्ज़ामों में भी पूछे गए हैं। कला और शिल्प व्यापार की समृद्ध और परंपराएं देखने के लिए भी यहाँ पे मिली। कालीबंगा हमें अतीत की उस महान सभ्यता से जोड़ता है जिसने हजारों वर्षों पहले एक उन्नत, संगठित और समृद्ध जीवन जिया था इस प्रकृति में। आगे चलते हैं। जहाँ इतिहास बोलता है, जहाँ अतीत आज भी जीवित है, वो स्थान कालीबंगा है। खोज इसकी कब की गई थी, किन्होंने इसकी खोज किया था? तो डॉक्टर बीबी लाल भारतीय पुरातत्वविद थे जिन्होंने इस जगह की खोज की थी। 1960 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमको देखने के लिए मिली, खुदाई में तो अग्निकुंड देखने के लिए मिले और कृषि के साक्ष्य मिले, मिट्टी के बर्तन, मनके, तांबे के औजार, खिलौने और मुहरें आदि प्राप्त हुई यहाँ पे देखने के लिए। और ये जो स्थित है ये हनुमानगढ़ जिला राजस्थान, जो आधुनिक समय में भारत में स्थित है। यहाँ पे जो खोजें की गई थी वो 1960 के तकरीबन में की गई थी और यहाँ पे जितनी भी वस्तुएं मिली उसको आज भी म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है ताकि लोग उसको देख सके। इनमें कुछ मिट्टी के बर्तनों के अवशेष भी हमको देखने के लिए मिले थे जो कि काफ़ी अच्छे थे, जिन पे कई प्रकार की चित्रकारियाँ की गई थी। ये भी कई बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि कालीबंगा में जो मिट्टियों के बर्तन मिले उन पे किस प्रकार की चित्रकला थी। तो जालीनुमा थी, पत्तियों के चित्र थे और फिर इसमें जानवरों के भी चित्र अंकित किए जाते थे। और फिर आगे अगर देखते हैं कि ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक पूछा जाता है कि अग्निवेदी कहाँ मिली, अग्निकुंडित, तो ये भी कालीबंगा में ही प्राप्त हुआ। हल के मतलब खेतों में हल से जुताई के तथ्य और साक्ष्य भी यहीं पे देखने के लिए मिले। बाकी तांबे के औजार तो इनका प्रयोग होता ही था। मुहरें इम्पॉर्टेंट है, इस समय काल में भी मुहरों का प्रयोग होता था। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये पूछा जाता है कि कालीबंगा में जो मुहरें प्रयोग की गई थी वो कहाँ से आई थी। कभी कभी इन मुहरों के साक्ष्य हमको हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो काल के भी समकालीन की देखने के लिए यहाँ पे मिली हैं। तो ऐसा मान सकते हैं कि ये लोग वहाँ से व्यापार किया करते रहे होंगे। और खिलौने भी हमको यहाँ पे देखने के लिए प्राप्त हुए हैं। आगे अगर हम देखें कि ये स्थान वास्तव में कहाँ है, किस प्रकार से कैसे स्थित है, तो ये जो रहा है ये सिंधु नदी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल रहा। सिंधु घाटी सभ्यता से ही जुड़ा ये था। सरस्वती नदी में के ही मार्ग में ये था, जो कि राखीगढ़ी, कालीबंगा, धौलावीरा ऐसे कई सारे स्थान से इसके जुड़े हुए थे जहाँ पे ये लोग आया जाया करते थे। वर्तमान समय में ये जो राज्य है ये राजस्थान में कालीबंगा का स्थान माना जाता है, जो कि पंजाब हरियाणा के सम्मिलित क्षेत्रों में देखने के लिए मिलता है। ज़िला जो इसका रहा है वो हनुमानगढ़ रहा, यहाँ पे देखने के लिए मिला। इसका जो निकट शहर हमको देखने के लिए मिला वो हनुमानगढ़ से 28 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम की दिशा में हमको देखने के लिए मिला। और यहाँ अगर देखने के लिए हम जाना चाहते हैं तो हनुमानगढ़ जंक्शन से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान हमको देखने के लिए मिल जाएगा।
नदी की बात करें तो यहाँ पे सरस्वती नदी के तट पर यह स्थित था, जो कि अब लुप्त हो चुकी है। सरस्वती नदी अब देखने के लिए नहीं मिलती है। और फिर आगे हम इनमें कुछ विशेष तथ्यों को अगर देखें तो कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। ये भी क्वेश्चन ऑफ व्यू में पूछा जाता है कि कालीबंगा जो है वो हड़प्पा सभ्यता की किस काल की सभ्यता रही है, तो पूर्वी स्थल की सभ्यता इसको माना जाता है। यहाँ से हल जोते हुए खेत के निशान मिले हैं। और ये जो क्षेत्र रहा है ये मरुस्थल के निकट होने के कारण रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी होता था। एक पॉइंट यहाँ पे बन सकता है। और अगर आगे चल के हम इसमें देखें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये भी बनते हैं इसमें कि कालीबंगा में पशुपालन का क्या विचार था इन लोगों का। तो यहाँ पे जो पशुपालन के साक्ष्य पहले सर्वप्रथम हमको देखने के लिए मिले उसको जानेंगे कि यहाँ पे पशुओं की हड्डियों से ये पता लगाया गया कि हाँ, हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यताओं के समान ये लोग भी पशुपालक थे। मिट्टी की पशु की आकृतियाँ देखने के लिए मिली। बैल, भेड़ आदि प्राप्त हुए। कुछ स्थानों पर पशुओं को बांधने के लिए खूंटे के गड्ढे भी यहाँ से प्राप्त हुए। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि पशुपालन इन लोगों का एक महत्वपूर्ण कार्य रहा होगा। आगे अगर इसमें हम देखें कि यहाँ के लोग जो है विभिन्न प्रकार के पशुओं का पालन किया करते थे। जैसे बैल का उपयोग होता था गाड़ी खींचने, खेत जोतने के लिए, और गाय का दूध घी के लिए उपयोग किया जाता था। भैंसों का भी इसी प्रकार प्रयोग था। भेड़ ऊन और मांस के लिए, दूध के लिए उपयोग की जाती थी। बकरियां दूध और मांस के लिए ही प्रयोग होती थी। सूअर केवल मांस के लिए प्रयोग किया जाता था। तो इस प्रकार पशुओं से भी इनकी जीविकाओं में एक अहम भूमिका देखने के लिए हमको मिलती है। चमड़े का वस्त्र अक्सर बनाया करते थे। हड्डी और सींग ये जो थे इनसे औजार की वस्तुएं बनाई जाती थीं। यहाँ पे जो विशेष तथ्य हमको देखने के लिए मिलते हैं, ये सरस्वती नदी के किनारे पर काफ़ी चारागाह उपलब्ध थे, तो वहाँ पे पशुओं को पालने में काफ़ी आसानी हुआ करती थी। लोग मौसमानुसार पशुओं को चराने के लिए दूर दराज तक ले जाया करते थे। पशु उनके आर्थिक जीवन, भोजन, वस्त्र और परिवहन के अत्यंत आवश्यक थे। यानी ऐसा माना जा सकता है कि पशुओं पर आश्रित होकर इनका जीवन काफ़ी आगे बढ़ा। और देखने के लिए यहाँ पे मिट्टी की पशु की आकृतियाँ जो कालीबंगा से प्राप्त हुई, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की किस कालखंड में हमको मिट्टी के खिलौने की आकृतियाँ देखने के लिए मिलती हैं। तो उन कालखंडों में से एक कालखंड कालीबंगा का भी आएगा जहाँ पे ऐसे साक्ष्य देखने के लिए मिले। बाकी मोहनजोदड़ो में भी ऐसे साक्ष्य देखने के लिए हमको मिलते हैं। कालीबंगा के लोग पशुपालन और कृषि दोनों कार्यों में संतुलन बनाकर जीवन यापन किया करते थे। तो हम लोगों ने पशुपालन देखा। अब जो अगला पॉइंट आएगा वो हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, जो कि इनके कृषि खेती के बारे में रहेगा। पशु उनके जीवन के साथ श्रम, शक्ति और समृद्धि के आधार थे। इनकी जो खेतियाँ थीं, किस प्रकार से ये लोग खेती किया करते थे, उनके उपकरण क्या रहे हैं, किस प्रकार से प्रयोग किया गया था, कौन कौन से फसलें उगाया करते थे, तो ऐसे तथ्यों को हम देखेंगे यहाँ पे। ये जो सभ्यता कालीबंगा थी, ये हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख कृषि प्रधान समुदाय भी मानी जाती है। यहाँ हम देखें कि ये लोग कृषि पर आधारित थे, उसी पे आधारित होकर जीवन यापन किया करते थे। फसलों का अगर हम प्रयोग देखते हैं कि किस प्रकार से ये फसल उगाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम व्यू से इम्पॉर्टेंट ये होता है कि कौन कौन से फसल प्रमुख पाए गए। तो गेहूँ, जौ, ये दोनों प्रमुख मात्रा में देखने के लिए हमको मिलते हैं, अधिक मात्रा में। बाकी दालों का भी प्रयोग ये लोग किया करते थे, तिल का प्रयोग होता था, और कपास का भी धीरे धीरे कुछ प्रमाण हमको देखने के लिए यहाँ पे मिलते हैं। कालीबंगा में एक खेत का अवशेष मिला जिसमें हल चलाने के निशान सुरक्षित माने जाते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है परीक्षा के दृष्टि से। अगर इसको देखा जाए तो मैक्सिमम लगभग हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक पॉइंट, अगर कालीबंगा क्षेत्र है टॉपिक है, तो उसमें से ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है कि हल से जुते खेत के अवशेष किस सभ्यता में हमको देखने के लिए मिले हैं, तो वो कालीबंगा रहेगा। यह विश्व का सबसे प्राचीन जुताई किया गया खेत माना जाता है, पूरे विश्व का सबसे प्राचीन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भूलेंगे नहीं। कृषि के उपयोग के लिए जाने जाने वाले उपकरणों के बारे में अगर हम देखते हैं तो हल कुछ इस प्रकार से बनाए जाते थे।
खुरपी का प्रयोग होता था, कुदाल और अनाज पीसने के लिए इनके पास चक्की थी और फसलों को काटने के लिए हंसिए का प्रयोग अक्सर किया जाता था। तो इस प्रकार से इनकी कुछ कृषि आधारित चीज़ें हमको देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पे जो अब खेती करते थे तो वहाँ सिंचाई की भी आवश्यकता होगी, तो कालीबंगा में कुओं का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। नदी के निकट होने के कारण बाढ़ का पानी खेतों तक लाया जाता था, जिससे जल संचय के लिए तालाब नहरनुमा संरचनाएं भी देखने के लिए हमको इस सभ्यता में मिली हैं। तो काफ़ी उन्नत की थी ये सभ्यता। अनाज भंडार भी हमको यहाँ पे देखने के लिए मिले। अनाज को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े मिट्टी के कठोर ग्रेनरी बनाए जाते थे, जिसके अंदर अनाजों को रखा जाता था। ये भी एक एग्ज़ाम पॉइंट से इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि ये अनाज भंडार देखने के लिए किस सभ्यता में मिले। तो हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो में भी मिले और कालीबंगा में भी हमको देखने के लिए मिलते हैं। मिट्टी के पात्रों और कोठरों के अवशेष भी हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, कटोरों के अवशेष देखने के लिए मिलते हैं। कृषि का जो महत्व रहा है वो इनके खाद्य सुरक्षा और सूक्ष्म जीवन और जनसंख्या वृद्धि में अहम भूमिका निभाता था। और यहाँ के लोग कृषि से ही अक्सर मतलब इनका जो जीवन यापन था सर्वाधिक कृषि पर ही निर्भर था। कालीबंगा की जो कृषि उन्नत, संगठित और वैज्ञानिक थी। यहाँ पे जो कृषि का उपयोग किया गया था वो काफ़ी आधुनिक मानी जा सकती है। यहाँ के लोग बहुफसलीय खेती किया करते थे। सिंचाई और भंडारण की भी उत्तम व्यवस्था इन सभ्यताओं में हमको देखने के लिए प्राप्त हुई। कालीबंगा में कुछ अब हम बर्तनों के अवशेष को देखते हैं। यहाँ से भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने के लिए मिलते हैं, जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे ये लोग किस प्रकार के आभूषणों का प्रयोग किया करते थे, तो मणियों की माला का प्रयोग करते थे, कर्णफूल का प्रयोग था, अंगूठी पहनते थे, कंगन, शंख के आभूषण थे, तांबे के आभूषण देखने के लिए मिले। ये आभूषण स्त्री पुरुष दोनों धारण किया करते थे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि इस कालीबंगा कालीन सभ्यता के अंदर जो वहाँ पे आभूषण धारण किए जाते थे वो कौन करते थे, तो वो स्त्री पुरुष और बच्चे तीनों ही धारण किया करते थे। इनसे उनके उच्च अवधि का पता चलता था। सम्मान की दृष्टि से माना जाता था जितना अधिक आभूषण होता था। ये विभिन्न प्रकार के धातुओं से बनाए जाते थे। शंख, तांबे, मिट्टी आदि से बनते थे। आभूषण सुंदरता के साथ साथ समाज में प्रतिष्ठा और पहचान के भी प्रतीक थे। अब हम मिट्टी के बर्तनों को देखते हैं, इनके किस प्रकार से थे। तो बर्तन मिट्टी के चाक पर बनाए जाते थे। अधिकांश बर्तन लाल रंग के होते थे जिन पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी, कुछ इस प्रकार से, जिसमें आप देख सकते हैं कहीं पत्तियों के निशान देखने के लिए मिले हैं, कहीं जालीनुमा आकृतियाँ मिली, कहीं पक्षी जानवरों के चित्र मिले हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ भी इनके बर्तनों पे हमको देखने के लिए मिलते हैं। जो पात्र ये लोग यहाँ पे प्रयोग किए थे उनमें प्रमुख कौन कौन से रहे हैं, जैसे घड़े का प्रयोग सर्वाधिक किया गया, कलश हुआ, कटोरे का प्रयोग होता था खाने के लिए, थाली, कुल्हड़ का प्रयोग, प्याले पीने की वस्तुओं के लिए उपयोग किया जाता था, और ढक्कन किसी चीज़ को ढकने के लिए। ये सारे तथ्य इस सभ्यता के अंदर हमको देखने के लिए मिले। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट बनता है कि कालीबंगा में जो बर्तन मिले हैं वो किस प्रकार से, उनकी क्या विशेषताएं रही हैं। तो उन बर्तनों की जो विशेषताएं रही हैं वो कुछ इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि उनके ऊपर जालीनुमा चित्र बनाए गए थे, जानवरों के चित्र थे जो कि लाल रंग में थे, और उन पे जो चित्रकला की गई थी वो काले कलर में की गई थी, काले रंग का प्रयोग किया गया था। फिर आगे बढ़ के हम अगर देखते हैं कि इनके जो अगली सभ्यता है किस प्रकार से इन लोगों ने आगे काम किया, तो इनकी जो नगर योजना प्रणाली रही है ये भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। कालीबंगा में नगर योजना पुनर्निर्माण चित्र हमको देखने के लिए ऐसा मिल जाता है। ये काल्पनिक चित्र हम मान सकते हैं जिसको दोबारा से निर्मित किया गया है कल्पना मात्र से। इसमें शहर दो प्रकार के हमको देखने के लिए मिलते हैं, एक निचला शहर देखने के लिए मिला और एक ऊंचा शहर देखने के लिए मिला। यहाँ पे दो वर्गों में ये विभक्त था। जो ऊंचा था उसको बड़ी बड़ी दीवारों से घेरा गया था किनारे पे, जैसे इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ताकि हमले और प्राकृतिक आपदाओं से उसको सुरक्षित रखा जा सके। और इन सारी नगरीय सभ्यताओं की सारी प्रमुख चीज़ें यहाँ पे ही रखी जाती थी। आगे इनके फैक्ट को अगर हम देखें कि किस प्रकार से थे, तो ये दो भागों में बटे थे। दुर्ग और निचला नगर माना जाता था। दुर्ग को प्रमुख माना जाता था, निचला नगर नॉर्मल लोगों के लिए बनाया गया था, यानी सभी प्रकार के लोग यहाँ पे
रहा करते थे। ऊपर प्रशासनिक था, अन्नगार था और कहीं कहीं जलाशय, अग्निकुंड, अग्निवेदियाँ ऐसी चीज़ें देखने के लिए हमको मिलेंगी। निचला नगर बड़ा था, यहाँ सामान्य लोगों के मकान बनते थे। सड़क जो था वो विन्यास सीधा समकोण पर बनता था। अच्छा, इस सभ्य एक एग्ज़ाम पॉइंट से ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि इन सभ्यताओं के अंदर ये जो सड़क रहे हैं वो किस प्रकार से रहे हैं, इन सड़कों का आकार, तो ये समकोणीय अक्सर बनाया जाया करते थे। जितने भी मार्ग यहाँ देखने के लिए हमको मिलेंगे वो सब समकोणीय मार्ग ही हमको देखने के लिए प्राप्त होंगे। और इनके जो मार्ग थे वो काफ़ी चौड़े 6 मीटर ऐसा मान सकते हैं कि इस प्रकार से रहे हैं। और नाली, इनकी जो नाली निकास की व्यवस्था थी वो काफ़ी पक्की थी, यानी नगर से ये नालियाँ निकाली जाती थीं और शहर के बाहर जाके किसी स्थान या खेतों पे उनका पानी छोड़ा जाता था। और एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो नगर होते थे वे नगर किस आकार के होते थे। तो जितने भी इन सभ्यताओं में हमको नगर देखने के लिए मिले वो सब आयताकार आकार के देखने के लिए मिले हैं। जितने भी शहर इस सभ्यता के अंदर देखने के लिए मिले सिंधु घाटी सभ्यताओं में, वो सारे नगर आयताकार में ही बनाए गए थे। आगे अगर हम देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से इनके सड़कों का विन्यास रहा है। और इनका जो विशेष था वो दुर्ग का जो क्षेत्र था वो आकार में छोटा था किंतु ऊंचा और सुरक्षित बनाया जाता था। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट माना जा सकता है कि जो दुर्ग था इस सभ्यता के अंदर वो किस प्रकार से था। तो इनका जो दुर्ग होता था वो दुर्ग आकार में भले ही छोटा होता था लेकिन संपूर्ण सुरक्षा को ध्यान में रख के उसको बनाया जाता था, यानी इस पूरे नगर में सबसे अहम भूमिका इसी की मानी जाती थी। निचले नगर जो थे वो आयताकार दुर्ग के क्षेत्र में काफ़ी बड़े बनाए जाते थे इसको। और इनके अंदर जो विशेषताएं थी वो जल निकासी व्यवस्था देखने के लिए मिली। यहाँ के जो नगर योजना थे उस समय उच्च तकनीकी और संगठन क्षमता से वहाँ की चीज़ों के बारे में पता चलता है। कालीबंगा नगर योजना यह सिद्ध करती है कि यहाँ के लोग योजनाबद्ध और संगठित और उत्साही जीवन व्यापन किया करते थे। अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि इनके मकान जो थे वो किस प्रकार से थे। तो कालीबंगा सभ्यता में जो मकान हमको देखने के लिए मिले इस प्रकार से इनके मकान हुआ करते थे, जो कि पक्के ईंटों से बनाए जाते थे। और ये हर मकान जो था नालियों से जुड़ा हुआ था। इसके सामने से सड़कों का निर्माण हुआ था। घर के पीछे एक पिट टाइप का बनाया जाता था जिसमें कूड़ा कचरा इकट्ठा किया जाता था। घर के अंदर एक कुआं होता था जिससे पानी और ये सारी चीज़ें प्राप्त की जा सकती थी। अगर कुछ इनकी विशेषताओं को हम देखें तो पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कालीबंगा या सिंधु घाटी सभ्यताओं में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया, तो पक्की ईंटों का ही प्रयोग हुआ था। अधिकांश मकान आयताकार या वर्गाकार आकार के रहे हैं। आकार भी मायने रखता है कि किस आकार के यहाँ पे मकान देखने के लिए मिले, तो आयताकार और वर्गाकार के ही शेप में यहाँ पे जितने मकान देखने के लिए मिले। और यहाँ पे एक आंगन होता था जहाँ से सभी दरवाजे जुड़े रहते थे। कुछ इस प्रकार से ये आंगन था और सभी कमरे यहाँ से जुड़े हुए रहते थे। मकान में वायु प्रवेश के लिए छोटे छोटे रोशनदान भी बनाए गए थे ताकि हवा आ जा सके। सड़कों के किनारे ही ये मकान बनाए जाते थे। इनके निर्मित होने की सामग्रियाँ भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं, तो मिट्टी, पकी हुई ईंट और लकड़ी के दरवाजे और छत भी उसी के देखने के लिए हमको मिलते हैं। फिर आगे कुछ मकान के दृश्य हम देख सकते हैं। आंगन इस प्रकार से इनका था, कमरे और दरवाजे इस प्रकार से निर्मित थे और रोशनदार ऐसे थे। ये कल्पना मात्र से बनाए गए चित्र हैं। आगे अगर हम इनकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी देखें तो इनके इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम व्यू से इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं यहाँ पे कि मकान में अनाज भंडार के लिए बड़े बड़े कठोर भंडार गृह भी हमको देखने के लिए मिले हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि कालीबंगा में उत्तर दक्षिण दिशा में सीधी सड़कें हुआ करती थी। ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि कालीबंगा जो सभ्यता थी वहाँ पे सड़कें किस प्रकार से बनाई गई थी। तो इतना ध्यान देना है कि ये उत्तर दक्षिण दिशा में सीधी सड़कें बनाई जाती थी। यहाँ पे जो मकान थे ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहा है इस सभ्यता का, जहाँ पे मकान में चूल्हे, अनाज पीसने की चक्की, मिट्टी के बर्तन आदि देखने के लिए मिले। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि किस सभ्यताओं में इन प्रकार की चीज़ें देखी गई जहाँ पे चूल्हे, अनाज पीसने की चक्की और मिट्टी के बर्तन देखने के लिए मिले। तो ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे और ध्यान में ही रखते हुए आगे बढ़ते हैं। और इनका जो जीवन था वो साफ़ सुथरा था, ऐसा इन सभ्यताओं को देखने के बाद हमको ऐसा प्रतीत होता था। इनकी व्यवस्थाओं को देखने के बाद इनकी जो जल निकासी व्यवस्था थी वो भी काफ़ी उत्कृष्ट और उत्तम मानी जाती थी।
जैसे कालीबंगा के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत ही सजग थे। तो यहाँ पे नालियों की भी व्यवस्थाएं हमने जो देखी कुछ इस प्रकार से, जो इनकी सड़क थी वो ऊपर से चलती थी, इसके नीचे नालियाँ बनाई गई थी। घरों को आप देख सकते हैं जो कि ढकी हुई नालियाँ घरों के बाहर होती थी, और यहाँ से पानी एक पिट के माध्यम से सड़क के नीचे से मेन नाली में आया करती थी, और वहाँ से निकल के ये पूरी नगर से बाहर खेतों में पहुँचा दिया जाया करती थी। गड्ढों और जलाशयों के पास में इनको गिराया जाता था। तो इस प्रकार से नालियों के यहाँ पे स्ट्रक्चर हमको देखने के लिए मिलते हैं। ये नालियाँ जो बनाई जाती थी वो पक्की ईंटों के बनाए जाते थे, और ये आयताकार ही आकार के बनाए जाते थे। इनकी जो चौड़ाई थी ऐसा मान सकते हैं कि 30 से 60 सेंटीमीटर तक थी, और गहराई जो 45 से 90 सेंटीमीटर तक ईंटों के स्लैब से ढकी हुई रहती थी। ये इनकी नालियों की प्रमुखता रही है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम यहाँ देखें तो ये पूछा जा सकता है, नगर की सड़कों के दोनों ओर पक्की नालियाँ थी। तो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि किस सभ्यता के अंदर सड़क के दोनों किनारों पे नालियाँ हमको देखने के लिए मिलती हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यताओं में जितने नगर मिले वहाँ पे सभी में ऐसी व्यवस्थाएं देखने के लिए हमको मिली। नालियाँ जो थी वो पक्की ईंटों से ही बना करती थी, चूने या मिट्टी की परतों से जोड़ा जाता था। घरों से निकलने वाला गंदा पानी छोटी नालियों से मुख्य नालियों में गिरा दिया जाता था, जो कि बाहर निकल जाता था। निकासी का पानी नगर से बाहर खेतों या खुले स्थानों पर छोड़ दिया जाया करता था। इस प्रकार से हमने इनकी नाली व्यवस्थाओं को भी देखा। और फिर अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट ये देखते हैं कि इनका जो निकास था वो शहर के बाहर, मुख्य नालियों में जो पानी था वो शहर के बाहर खुले स्थान या खेतों वाले क्षेत्रों में छोड़ दिया जाता था। इनसे जल का पुनः उपयोग सिंचाई के लिए भी होता था। तो दोहरा उपयोग ये लोग पानी का किया करते थे। कालीबंगा की जो जल निकासी व्यवस्था थी इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग वैज्ञानिक सोच, स्वच्छता और नियोजित नगरीय जीवन के उच्च स्तर तक पहुँच चुके थे। ये काफ़ी अच्छी बात थी इस सभ्यता के अंदर। फिर आगे इनके व्यापार के बारे में अगर हम देखते हैं इन लोगों ने किस प्रकार से व्यापार किया था, इनका व्यापार किस प्रकार से आगे बढ़ा, किन किन चीज़ों का व्यापार किया। तो कालीबंगा के जो लोग थे वो कुशल व्यापारी भी माने जाते थे। अपने उत्पाद स्थानीय क्षेत्रों के साथ दूर दराज के क्षेत्रों में भी भेजते थे। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने के लिए हमको मिलते हैं परीक्षा के व्यू से, कि किस प्रकार के औजारों का निर्यात करते थे। तांबे का उपकरण प्रमुख था, मृदभांड के बर्तन थे, मनके देखे गए, कीमती पत्थर और अर्ध कीमती पत्थरों का बने आभूषणों का भी आयात हुआ करता था। कपास के वस्त्र का उपयोग होता था। और कालीबंगा में निर्यात और आयात दोनों इसी प्रकार से चलते थे। जैसे तांबा होता था, कीमती पत्थर होते थे, शंख, टीन और हाथी के दांत होते थे। अच्छा, इनके जो व्यापार थे वो व्यापारिक संपर्क किस प्रकार थे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ये सभ्यता कहाँ कहाँ से अपने व्यापारिक संबंध बनाई थी। तो घाघरा, हकरा घाटी और राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में इसका व्यापार था, और पंजाब, हरियाणा, हिमालयी क्षेत्रों तक इसके सामान पहुंचाए जाया करते थे। गंगा यमुना घाटी के क्षेत्र में भी व्यापार हुआ करता था। गुजरात, लोथल जैसे स्थानों, मालवा और दक्कन के क्षेत्रों में भी यहाँ के सामान और अवशेष देखने के लिए मिले। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता पश्चिम में भी, यानी सभी दिशाओं में लगभग इनके आयात और व्यापारिक संपर्क थे। व्यापार के जो साधन थे वो जल मार्ग से थे और स्थल मार्ग से थे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कालीबंगा सभ्यता के अंदर व्यापार किन मार्गों से होता था। तो दो ही मार्ग थे, एक जल मार्ग और एक स्थल मार्ग। जल मार्ग जो थे वहाँ नदियों और समुद्रों के रास्तों से व्यापार होता था। नावों और बेड़ों का उपयोग किया जाता था। सिंधु नदी और घाघरा नदी, हकरा नदी व्यापार के लिए उपयोगी थी, और बैलगाड़ी से रास्तों पर सामान का आयात हुआ करता था। पगडंडियों और कच्चे मार्गों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान का आयात होता था। और यहाँ पे व्यापार में प्रयोग, एग्ज़ाम व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि व्यापार में प्रयोग होने वाली मुद्राएं और चिन्ह रहे हैं। कालीबंगा में मुहरें हमको देखने के लिए मिली जो इम्पोर्टेंट है। इन पर पशु आकृतियाँ और लिपि के चिन्ह भी बने थे। इन्हें व्यापारिक लेन देन और पहचान के लिए भी उपयोग किया जाता था। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। व्यापार का इनका जो महत्व था वो किस प्रकार से था। व्यापार से वस्तुएं विविधता और उपलब्धता को बढ़ावा दी, लोगों में आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की, दूर दराज के क्षेत्रों में सांस्कृतिक मेलजोल और सभ्यता का विकास हुआ था। हस्तशिल्प, कारीगरी और उद्योगों को भी बढ़ावा हमको देखने के लिए यहाँ पे मिला।
व्यापार से जुड़े अन्य प्रमाण जो देखने के लिए मिले, जैसे गोदाम, बड़े बड़े भवन, कोई अवशेष हमको इस सभ्यता के अंदर देखने के लिए, विभिन्न प्रकार के भार बाट का भी प्रयोग यहाँ पे किया गया था। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है कि व्यापार के समय किन चीज़ों का प्रयोग होता था। सामानों के माप तौल के लिए तो बाट का प्रयोग किया जाता था। कालीबंगा के लोग न केवल अच्छे किसान और कारीगर थे, बल्कि कुशल व्यापारी भी माने जाया करते थे। उनका व्यापार स्थानीय के साथ साथ दूर दराज के क्षेत्रों में भी फैला हुआ था। आगे एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि इनकी लिपियां रही हैं। तो कालीबंगा से प्राप्त जो लिपि है वो हड़प्पा सभ्यता की रहस्यमयी लिपि का ही एक भाग माना जाता है। यह लिपि चित्र, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम ऑफ व्यू से, जहाँ पूछा जा सकता है कि कालीबंगा में जो हमको लिपियां देखने के लिए मिली वो किस सभ्यता के समान थी। तो वो हड़प्पा सभ्यता से की ही तरह रहस्यमयी लिपियां थी। ये लिपि चित्रात्मक नहीं अपितु ध्वन्यात्मक यानी ध्वनि पर आधारित मानी जाती हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब तक इस लिपि में लगभग 400 से अधिक चिन्ह ज्ञात किए जा चुके हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये माना जाता है कि इन सभ्यताओं के अंदर अब तक जितनी चीज़ें हमको देखने के लिए मिली हैं वहाँ पे कितने चिन्हों का ज्ञात हुआ, तो लगभग 400 चिन्हों का। लिपि का जो प्रयोग था वो धार्मिक, व्यापारिक, प्रशासनिक और जो स्वामिक सूचक कार्यों में होता रहा है। कुछ इस प्रकार से इनके प्रमुख चिन्ह रहे हैं जो इस फिगर में आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। तो इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते थे जो कि ध्वनि सूचक चिन्ह माने जा सकते हैं। और लिपि के जो प्रमाण मिले वो हमको मिट्टी के मुहरों पर देखने के लिए मिले, कुछ इस प्रकार से थे। मिट्टी के बर्तनों पर भी अंकित चिन्ह कुछ इस प्रकार से थे जिसको पढ़ा नहीं जा सका अभी तक। ताम्र पट्टिकों पर भी कुछ अंकित हमको अवशेष देखने के लिए मिले। तो एग्ज़ाम व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है कि कालीबंगा के जो लिपियों के प्रमाण मिले वो किन किन धातुओं पे मिले, तो मुहरों पर, मिट्टी के बर्तनों पर और तांबे की पट्टियों पर हमको देखने के लिए मिले। लिपि की विशेषता क्या थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम के व्यू से रहता है, हमेशा एग्ज़ामों में पूछा गया है, ये बाएं से दाएं दिशा में लिखी जाती थी। ये पूछा जाता है कि ये जो लिपि थी वो किस प्रकार लिखी जाती थी, तो बाएं से दाएं दिशा में लिखी जाती थी। छोटी व संक्षिप्त लिपि इनकी थी। अधिकांश लेख 5 से 10 चिन्हों के साथ ही प्रयोग किए जाते थे। किस प्रकार एक लिपि सभी स्थलों पर समान पाई गई थी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। अब तक किसी भी द्विभाषी लेख की खोज नहीं हुई थी, इसीलिए लिपियां अपठित मानी गई हैं, इनको पढ़ा नहीं गया है। हड़प्पा लिपि एक पहेली है जो हमारी प्राचीन सभ्यताओं के रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है, जिस पे अभी तक पर्दा नहीं उठाया जा सका है। और आगे अगर हम इनमें देखते हैं, ध्यान देने योग्य बातें जो रही हैं वो क्या हैं, तो वो कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे हड़प्पा लिपि को पढ़ने के अनेक प्रयास हुए किंतु अब तक यह लिपि अपठित है। जैसे ही यह लिपि पढ़ी जाएगी हमें हमारी प्राचीन सभ्यताओं के बारे में अनेक अनमोल जानकारियाँ प्राप्त होंगी जो कि काफ़ी अद्भुत होंगी हमारे लिए। अब हम आगे इनकी आस्थाओं के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से इनके आस्था थी लोक परलोक या देवी देवताओं में। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे सर्वप्रथम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है कि अग्निकुंड या अग्निवेदियाँ किस सभ्यता में हमको देखने के लिए मिली, तो कालीबंगा में ये हमको देखने के लिए मिलती है। अग्नि पूजा की परंपरा होने की संभावना मानी जाती है इसके साक्ष्य मिलने से। प्रकृति तथा उर्वरता से जुड़े धार्मिक विश्वासों में भी ये प्रचलित थे। बैल और अन्य पशुओं को धार्मिक महत्व प्राप्त था। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है कि इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि मिट्टी के उनके आकारों को यहाँ पे रखा गया था। तो पूजा के दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे होंगे। धार्मिक अनुष्ठानों में मिट्टी के बर्तन वेदियों का उपयोग किया गया था। मंदिरों से स्पष्ट अवशेष नहीं मिले, इसीलिए पूजा घरों या खुले स्थानों पर होने की संभावना मानी जाती है। यहाँ पे जो हमको कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड मिले हैं वो हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक अग्निकुंडों से ही मेल करते हैं। अग्निकुंड जो रही हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक परंपराओं के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक प्रमाणों में ही गिने जाया करते हैं। तो इस प्रकार से इनकी कुछ आस्थाएं थी जो धर्म से रिलेटेड थी। फिर आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ इस कालीबंगा सभ्यता के अंदर जो दफन की प्रथा हमको देखने के लिए मिलती है वो कुछ इस प्रकार से थी। यहाँ पे कई प्रकार के हमको दफन के साक्ष्य देखने के लिए मिलते हैं। कहीं कहीं पे दोहरे दफन की प्रणालियाँ मिलती हैं, कहीं पे एक गड्ढे में सिर्फ एक
ही बॉडी रखी गई है, उसके साथ बहुत सारे धातुएं रखी गई हैं, उनके आभूषण रखे गए, पात्र रखे गए, ऐसी चीज़ों को हमको देखने के लिए मिला। जैसे मृतकों को कब्र में ही दफनाया जाता था, तो ऐसा हम मान सकते हैं कि लोक परलोक में इनकी आस्थाएं रही हैं। मिट्टी के बर्तन, आभूषण तथा दैनिक उपयोग वस्तुएं साथ में इनके रखी जाती थीं। एग्ज़ाम ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये माना जा सकता है कि यहाँ पे जो दफन की प्रथा थी उसमें कौन कौन सी वस्तुएं साथ में रखी जाती थी, तो ये मिट्टी के बर्तन और आभूषण, दैनिक उपयोग की वस्तुएं रखी जाया करती थी। कुछ कब्रों में पूरा मानव कंकाल देखने के लिए मिला है, कुछ कब्रों में केवल प्रतीकात्मक वस्तुएं ही हमको देखने के लिए मिली। और एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दफन की अलग अलग विधियां सामाजिक परंपराओं को दर्शाती हैं इस सभ्यता के अंतर्गत। इन कब्रों से उस समय के धार्मिक विश्वासों की जानकारियां हमको देखने के लिए मिलती हैं कि किस प्रकार से वहाँ के लोग धार्मिक चीज़ों में विश्वास करने लगे थे। आगे कालीबंगा की जो कब्रों से प्राप्त अवशेष हमको मिलते हैं वो हड़प्पा काल की धार्मिक मान्यताओं तथा अंतिम संस्कार परंपराओं को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। लेकिन अभी इनकी लिपियां पढ़ी नहीं जा सकी हैं, जिसकी वजह से कुछ कमी रह गई है। जिस दिन वो पठित हो जाएगी उस दिन इन सारे रहस्यों से और भी अच्छे से समझने के लिए हमको मिलेगा। आगे देखें तो ये जो कालीबंगा सभ्यता रही है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसको मान सकते हैं, जिसमें सारे पॉइंट्स एक साथ दे दिए गए हैं। जो कि कहाँ स्थित तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बन सकता है एग्ज़ाम ऑफ व्यू से, ऐसा पूछ लेता है कि जो है कालीबंगा सभ्यता वो किस सभ्यता से रिलेटेड है, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में ये किस जगह पे है, तो वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ी ज़िले में स्थित है। आगे अगर इसमें देखें इसका परिचय में, तो इसके खोजकर्ता कौन रहे हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके खोजकर्ता जो रहे वो बीबी लाल थे, जो कि 1960 में यहाँ का खोज किया था। और अगर हम यहाँ पे ये देखें कि किस नदी के किनारे ये लोग रहे हैं, तो ये घाघरा नदी के किनारे और प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे इनका स्थल रहा, जो कि वर्तमान समय में विलुप्त हो चुकी है। यहाँ पे नगर, दुर्ग और निचले शहर दोनों देखने के लिए हमको मिले। इनकी जो प्रमुख विशेषताएं हमको देखने के लिए मिली, उस व्यवस्थित नगर योजना मिली, पक्की ईंट से बने घर मिले, अग्निकुंड मिले और हल के निशान मिले। कालीबंगा में मिट्टी के बर्तन, मोतियों के भी प्रयोग देखने के लिए मिले। ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अग्निकुंड और हल के निशान खेती के लिए मिले। ये हर एग्ज़ाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। आगे अगर हम देखें कि ये जो सभ्यता रही है कालीबंगा, इसका महत्व क्या था, तो इनके जो इम्पोर्टेंट्स फैक्ट रहे हैं वो यही थे कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण देता है ये। अग्निकुंड से यहाँ धार्मिक मान्यताओं के साक्ष्य मिलते हैं। किस नदी के किनारे थी, तो सरस्वती नदी के किनारे थी। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इस सभ्यता का पतन और अंत कैसे हुआ, कैसे मान सकते हो, तो लगभग 1900 ईस्वी पूर्व के बाद यहाँ के लोग धीरे धीरे इस स्थान को छोड़कर चले गए होंगे, जिसके कई सारे कारण होंगे। घाघरा नदी और सरस्वती नदियों का जल स्तर जो कम हुआ होगा, उनकी सहायक नदियों का जल स्तर कम हुआ होगा, जिससे यहाँ पे पशुओं को रख पाना और खेती में कठिनाई हुई होगी, ये भी एक कारण बन सकता है। जलवायु परिवर्तन भी हुआ होगा और प्राकृतिक आपदाएं भी इसमें शामिल हुई होंगी, जैसे भूकंप और संसाधनों की कमी भी इस सभ्यता के पतन का कारण हो सकती है। अंततः यह नगर वीरान हो गया और इतिहास के पन्नों में सिमट कर ही रह गया। आज हमको इस नगरों के बारे में जानने के लिए हमेशा इतिहास को ही दोहराना पड़ता है, तभी इनके साक्ष्यों को देखने के लिए हमको मिलता है। तो इनके जो पतन के प्रमुख कारण रहे हमने ऊपर बात किया, जो कि जलवायु परिवर्तन, नदी के मार्ग बदलना, मिट्टी में उर्वरक की कमी जिससे फसल में उत्पादन की वृद्धि कम हो गई होगी, व्यापार में भी इनको नुकसान हुआ होगा, जनसंख्या का हो सकता है कि विस्थापन, जो जनसंख्या ज़्यादा हो गई है या तो फिर यहाँ कोई किसी कारणवश कम होने लगी होगी, तो ये लोग इस स्थल को छोड़ के दूसरों स्थलों पर जाना प्रारंभ किए और किसी नई सभ्यता में जाकर मिल गए होंगे, ऐसा भी माना जा सकता है। कालीबंगा का जो वर्तमान स्वरूप है वो कुछ इस प्रकार से आज हमको देखने के लिए मिल सकता है। आज कालीबंगा एक पुरातात्विक स्थल में तब्दील हो गया है, जो कि हड़प्पा सभ्यता की उन्नत संस्कृति और उसके अंत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों को समेटे हुए है अपने अंदर। तो इनका जो निष्कर्ष निकलता है वो यही होता है कि कालीबंगा सभ्यता का अंत प्राकृतिक परिवर्तन, जल की कमी, कृषि और व्यापार में गिरावट तथा जनसंख्या में विस्थापन के कारण हुआ।
फिर भी इस सभ्यता की उपलब्धियां मानव इतिहास के लिए अमूल्य धरोहर हैं। ये पॉइंट एग्जाम ऑफ व्यू से ज़रूरी है कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो उसमें प्राकृतिक कारण, जल की कमी और कृषि व्यापार में आदि में भारी गिरावटों की वजह से हुआ। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी नए फैक्ट और नए तथ्य के साथ, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर योर सपोर्टिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी ब्लॉग्स। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।